आइए देखते हैं आज 14 मई 2020 की खास खबरें। अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ रुपए की संजीवनी। एमएसएमई, रियल एस्टेट और बिजली वितरण कंपनियों को सबसे पहले राहत दी जाएगी। अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए 15 तरकीबें, छोटे उद्योगों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की। जल्द ही खाते में आएगा रिफंड। प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रवासी मजदूरों को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत पैकेज के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत निश्चित ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में सामने आएगा। तय समय से 6 दिन पहले आएगा मानसून, शुरुआत 16 मई से हो सकती है। अमेरिकी संसद में आया चीन के खिलाफ बिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कोरोना प्राकृतिक नहीं, लैब में पैदा किया गया है वायरस। ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को $1 अरब का कर्ज। 1984 में आज ही के दिन फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन न्यूयॉर्क में हुआ था। 1992 में आज ही के दिन भारत ने आतंकी संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था। 1948 में आज ही के दिन ब्रिटेन के नियंत्रण से इजरायल स्वतंत्र हुआ था। WHO ने कहा कि अभी लंबा सफर तय करना है। आम नागरिक 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। मार्च तक रद्द कराए जा सकेंगे रेलवे के टिकट। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रेस कोड बदला। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी क्वारंटाइन लीव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का मजाक उड़ाया। बसपा प्रमुख मायावती ने आलोचना करने के साथ कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए देश में पूंजी विकास हो। सचिन तेंदुलकर ने वनडे के नियमों पर वार किया। नए सख्त नियमों के साथ अभ्यास कर सकेंगे EPL खिलाड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने को प्रतिबद्ध। अभी आप देख रहे थे आज की खास खबरें। आइए अब देखते हैं हमारे सहयोगी SK प्रसाद की एक खास रिपोर्ट, संकट में एंटरटेनमेंट। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी मेरी बातों का मतलब समझने की कोशिश कीजिए और यकीन मानिए मेरी बात आपको अपनी लगने लगेगी। अभी कहीं पढ़ा कि बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में जैसे सूर्यवंशी, लक्ष्मी बम, राधे जैसे कई बड़े बजट की मेगा स्टार फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज न होकर ऑनलाइन रिलीज होगी। पहली बार सुनने में ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं लगती, लेकिन बदलते वक्त के मुताबिक आने वाले दिनों में एंटरटेनमेंट सेक्टर पर जो गाज गिरने वाली है उसका ये एक नमूना मात्र है। बॉलीवुड, जिसने पिछले साल 2019 में 18,300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, पिछले 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया, यानी कि 2019 में भारत सरकार को बॉलीवुड ने 18% GST के हिसाब से 3,294 करोड़ रुपए दिए। 2018 में 25% मनोरंजन कर के जरिए 3,950 करोड़ और 2018 के पहले के सालों में 25% मनोरंजन कर के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी बॉलीवुड पिछले कुछ वर्षों से औसतन 3,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का मुनाफा देकर भारत सरकार को दे रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसके लिए भारत सरकार को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं 2019 की कुछ हिट बॉलीवुड फिल्मों की, जिसमें से 15 फिल्में शुद्ध मसाला फिल्में थी जो भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ बहुत बड़े बजट में बनाई गई थी। इन फिल्मों ने जितना स्टार कास्ट को बेनिफिट किया उतना ही इन फिल्मों के निर्माताओं को भी। कोरोना काल के बाद आने वाले समय में बॉलीवुड में क्या होने की संभावना है, वो तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे करण जौहर, रोहित शेट्टी, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाला, सलमान खान, ये सभी लोग बड़े बड़े स्टार कास्ट पर बड़ा पैसा लगा लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पैसों की रिकवरी बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगी। लेकिन जब आने वाले समय में फिल्में बॉक्स ऑफिस यानी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होंगी और सिर्फ ऑनलाइन होंगी, तो ये बड़े प्रोड्यूसर बड़ी बजट की फिल्मों में पैसा आखिर क्यों लगाएंगे, जबकि उन्हें भी पता है कि उनके पैसों की रिकवरी नहीं हो सकती। अब जबकि बड़े बैनरों की फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़े प्रोड्यूसर की कमाई प्रभावित होगी। ऐसी आशंका है कि जितनी कमाई एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमा कर दे सकती है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शायद नहीं दे सकती। यानी कि जो बड़े बजट की बड़ी फिल्में बन रही हैं, जिनमें बड़े बड़े स्टार कास्ट है, ये मानकर चलिए कि आगे आने वाले समय में कुछ समय तक ऐसी बजट की फिल्मों का निर्माण बहुत कम हो जाएगा। हालांकि इस स्थिति में बड़े प्रोड्यूसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही बड़े बड़े स्टार्स पर, क्योंकि उनके पास और भी बहुत से धंधे हैं।
कोरोना काल का सीधा असर छोटे मझोले फिल्म यूनिटों पर पड़ेगा। जूनियर आर्टिस्ट और असंगठित मजदूर एक फिल्म का भले ही बहुत छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जैसे फिल्मों के दूसरे छोटे कलाकार, टेक्नीशियन और पर्दे के पीछे के वो तमाम लोग जिनके महत्वपूर्ण सहयोग से एक फिल्म बनती है। आने वाला समय उनके लिए किसी संकट काल से कम नहीं होगा। बेरोजगारी की बहुत जबरदस्त मार उन पर पड़ने वाली है। बहरहाल भारत में लगभग हर साल 1000 फिल्में बनती है। अब अगर हम ये मान लें कि हर एक नई फिल्म कम से कम 20 से 25 नए लोगों को जीने खाने का मौका देती है, तो आने वाले समय में कितने लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, ये प्रश्न विचारणीय है। कंटेंट बेस और हल्के फुल्के मनोरंजन वाले छोटे बजट की फिल्मों में प्रोड्यूसर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके ठीक ठाक मुनाफा कमा लेते थे। अब जबकि आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रिलीज नहीं होंगी, तो छोटे प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर, इन्वेस्टर उन फिल्मों पर पैसा क्यों लगाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो अपने फिल्मों की रिकवरी चाहिए होगी। आने वाले समय में हमें आर्टिकल 15, ताशकंद फाइल्स, मुल्क, सेक्शन 375, प्रणाम जैसे अच्छे कंटेंट वाली और ड्रीम गर्ल, लुका छिपी, पति पत्नी और वो, बरेली की बर्फी, बाला, कामयाब जैसी पारिवारिक और मनोरंजक फिल्में शायद देखने को ना मिले। हमारे देश में बहुत से लोग फिल्मों में काम करके जीते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग एक दिन फिल्मों में काम करने की उम्मीद में जीते हैं। वो कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में एक नकारात्मक भाव का संचार होगा, जो एक मजबूत और सुदृढ़ समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। भारत में 2020 तक लगभग 3000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और 6800 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल हैं, और हम औसतन मान लें कि एक सिनेमा हॉल में कम से कम 15 कर्मचारी होंगे, तो लगभग 1.5 लाख कर्मचारी मिलकर भारत के लगभग 10,000 सिनेमा हॉलों में फिल्म दिखाने का काम करते हैं। अब जबकि आने वाले कुछ महीनों तक किसी भी सिनेमा हॉल में कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो इन 1.5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा? क्या इन्हें बिना काम किए ही वेतन मिलेगा? वेतन मिलेगा तो कौन देगा, और देगा तो कहां से देगा, और कब तक देगा? बात सोचने वाली है। एंटरटेनमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश के लगभग 400 टीवी चैनल्स। इन चैनल्स में लगभग 50 से ज़्यादा टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस अपने कार्यक्रम बनाकर इन चैनलों पर प्रदर्शित करते हैं। अब अगर ये ठहराव खत्म नहीं होगा, तो इन प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले कलाकारों, टेक्नीशियंस का क्या होगा? जब ये प्रोडक्शन हाउस कोई नया कार्यक्रम बनाएंगे नहीं, तो चैनल चलाने के लिए स्पॉन्सर और प्रायोजक कहाँ से आएंगे? चैनल में रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी? IBF इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में इन चैनल से 66,000 करोड़ रुपयों की रेवेन्यू जनरेट हुई थी, लेकिन 2020 में ये राशि सरकार को कैसे मिलेगी? यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार को विभिन्न विभागों से जो राजस्व प्राप्त होता है, उस राशि का उपयोग भारत के नागरिकों के कल्याण एवं विकास कार्यों में खर्च होता है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट सेक्टर की ये समस्या अपनी ना लगे, लेकिन ये तय है कि वो भी इस पर पड़ने वाले मार से बच नहीं पाएंगे। इसी एंटरटेनमेंट सेक्टर का एक सेगमेंट इवेंट मैनेजमेंट भी है। सामान्य दिनों में पूरे देश में हर रोज कितने तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और कारपोरेट कार्यक्रमों का आयोजन होता था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिनको छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी इवेंट कंपनियां ऑर्गेनाइज करवाती रही हैं। कोरोना महामारी का सीधा असर पड़ेगा इवेंट कंपनियों से जुड़े हुए लोगों पर, चाहे वो स्पॉन्सर्स हों, संस्थाएं हों, NGO हों, कैटर्स हो, टेंट, साउंड, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर या फिर डेली बेसिस पर काम करने वाले कलाकार और मॉडल्स। हर कोई इसके चपेट में आएगा। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाला समय एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए किसी संकट काल से कम नहीं है। आखिर इस स्थिति का समाधान क्या है? न किसी हम सफर, न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा है, सिर्फ हम ही से निकलेगा। साथ ही उसमें कोई दो राय नहीं कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, वो इतने सक्षम हैं कि वो संकट काल में एंटरटेनमेंट सेक्टर को सर्वाइव करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सक्षम लोगों को सामने आना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, कास्ट, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर, स्पॉन्सर, ये लोग आगे आकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मदद कर सकते हैं। वो मदद व्यक्तिगत भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। दूसरा, देश में जितने भी कलाकारों से जुड़े एसोसिएशन या उनकी संस्थाओं से जुड़े एसोसिएशन हैं, उन सबको अपने आपसी हितों को किनारा करके
इस स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उन्हें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा कि कैसे वे एंटरटेनमेंट सेक्टर के लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, या अगर वो राहत पहुंचाने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए सरकार से वो क्या मांग या क्या अपील कर सकते हैं। तीसरी पहल सरकार को करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने अपने नियमों में थोड़ी सी शिथिलता लाकर इस लॉकडाउन के दौरान मीडिया कर्मचारियों को काम करने का मौका दिया था, पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी निभाने का अवसर दिया था, उसी तरह एंटरटेनमेंट सेक्टर को बचाने के लिए इन्हें अपनी गाइडलाइन को थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा ताकि ये सेक्टर सर्वाइव कर सके। और हमें ये करना होगा कि सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा, क्योंकि जब सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा देश बहुत जल्द कोरोना मुक्त होगा, तो हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और एक अपील आप सबसे, तूफान गुजर जाए फिर एक बार मिलेंगे, इस पार के बिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, है वक्त अभी वक्त को पहचान ले बंदे, कल बाजार मिलेगा न खरीदार मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।